गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एम योगा ऐप। तो पीएम मोदी जी जो हैं उन्होंने WHO की एम योगा ऐप जो है उसको लॉन्च कर दिया है। एक्चुअली ये WHO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इंडिया की, उसके साथ मिलकर उसने ये ऐप बनाई है और इसको 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत जो है वीडियोज़ होंगी ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस की, उनको जो है इसमें डाला जाएगा ताकि कोई भी अपने घर पे बैठकर जो है इस मोबाइल ऐप के थ्रू योगा की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है 4 एरियाज पर फोकस रहेगा। एक तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के ऊपर, फिर मेंटल हेल्थ, फिर एडोलेसेंट्स के लिए, और प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं ताकि वो योगा का यूज़ करके एक तरह से योगा प्रैक्टिस करके जो है वो बीमारी से बच सके। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जॉइंटली अंडरटेक किया था ये मिशन जो है मिड 2019 में, और जो है इसमें मोबाइल योगा पर फोकस रखा था। ठीक है, अब जो है एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसेप्ट है बी हेल्दी बी मोबाइल, उसके तहत ही जो है इसको ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बी हेल्दी बी मोबाइल जो है वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है WHO की, जिसके थ्रू जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के अगेंस्ट जो है मोबाइल ऐप्स या मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है WHO वर्ल्ड वाइड जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना चाहता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। एम योगा ऐप। So PM Modi has launched this app. It is developed by the WHO in partnership with India's Ministry of Ayush. And this app basically provides yoga training and practice based upon a common yoga protocol that has been arrived by the United Nations General Assembly. Okay, so it is a part of the Be Healthy and Be Mobile initiative of the WHO, which seeks to use the mobile technology to combat non-communicable diseases. Okay, so these are some focus areas which this mobile app will be focusing on, such as general wellness, mental health and resilience, adolescents, and those who are pre-diabetic. Okay, so they can practice this yoga and prevent themselves from getting diabetes. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल योगा डे। सो इस टॉपिक में सिर्फ हमें क्या क्या याद रखना है। एक तो इस साल का थीम क्या था, योगा फॉर वेलबींग था इस साल का थीम। ये 7th एनुअल इंटरनेशनल योगा डे था। ठीक है, फिर योगा का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है कि टू जॉइन और यूनाइट, दो चीज़ों का मिलन, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना, उसको हम कहते हैं योगा। ठीक है, इसमें इसका मीनिंग होता है कि यूनियन ऑफ पर्सनस बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस और उसकी बॉडी जो उसकी एक तरह से इन दोनों के जो है जॉइन करने को, इसको हम योगा कहते हैं। ठीक है, तो UN की वेबसाइट पर जो डेफिनेशन है वो ये दी हुई है। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ बताने के लिए ये लिखी गई है। ठीक है, अब जो है आयुष प्रोटोकॉल जो है, आपने देखा ना योगा का सिंबल भी होता है। ठीक है, जिसमें कि फोल्डिंग हैंड्स में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो वो योगा डे का जो सिंबल है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। जो ब्राउन लीव्स हैं उसमें वो अर्थ एलिमेंट को सिग्निफाई करते हैं। ग्रीन लीव्स जो है वो नेचर का सिंबल है। ब्लू जो है वो फायर एलिमेंट का सिंबल है, और जो सन है वो एनर्जी और इंस्पिरेशन का सिंबल है। ठीक है, सो लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, इंटरनेशनल योगा डे। So it has been in news, of course. So you just need to see some simple things about this topic, such as the theme for this year, yoga for well-being, the definition of yoga, what yoga means actually. It is basically means that two or more things are uniting or joining, and this yoga means the union of a person's body and his or her consciousness. Okay, so this is the definition of United Nations about the yoga. And what else we have to see in this Ayush protocol, which has basically made a symbol for yoga day. We have to see what each element or what each color of this logo means for us. Okay, so the brown leaves means that it symbolizes the earth element. The green leaves signify or symbolize the nature. Blue is the fire element, and the sun symbolizes the source of energy and inspiration.
ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाइड्रोजन. सो इंडिया जो है वो एक ब्रिक्स नेशंस के साथ एक समिट करना चाह रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स. आज वो समिट की जाएगी, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, हम ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, सोच लो आप, जो पानी होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करके उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ के जो हाइड्रोजन निकाली जा रही है उसको हम कहते हैं उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं. लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन कब बनेगी, जब जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो पानी को तोड़ने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी रीन्यूएबल सोर्स से बनी हो, ठीक है. तो रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से पानी में से तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग की जाती हैं. उस हाइड्रोजन को जो पानी में से टूटी है रीन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी से, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है. तो 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होती हैं, ठीक है. एक तो होती है ग्रे हाइड्रोजन. ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है कि जो आपने कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनी है, ठीक है, कोल से या फॉसिल फ्यूल से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है और उस इलेक्ट्रिसिटी को से आप जो है पानी में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ रहे हो. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बन के जिसका आप यूज़ करके आप हाइड्रोजन बनाना चाह रहे हो वो खुद ही फॉसिल फ्यूल से बनी हुई है, तो इसलिए वो ग्रीन नहीं है, ठीक है. वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके बनी है, तो वो इसलिए हम उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं. अब ब्लू हाइड्रोजन किसको कहते हैं कि वो बनी तो फॉसिल फ्यूल से होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपने फॉसिल फ्यूल से बनाई है उसमें उन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के टाइम पर जो है उसमें से जो कार्बन है उसको कैप्चर और स्टोरेज कर ली गई है ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है. फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनी और आपने पानी में से तोड़ के जो है इलेक्ट्रोलिसिस करके जो है वो एक तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया है, उसको हम कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो खुद ही रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन. मतलब पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी से लेके जो पानी में से तोड़ने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें पूरे प्रोसेस में ही रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया गया है, इसलिए उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है. सो अब क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए. एक तो उसका क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें हमारे हाइड्रोजन बहुत से केसेस में काम आती है ना हमको, आयरन स्टील केमिकल्स इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो है अब यूज़ करने की बात की जा रही है, ठीक है. तो एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बहुत अच्छी तरह से बर्न होता है, ठीक है, और हमारे को जो है कार्बन भी नहीं देगा अगर हम उस कंबस्शन करेंगे हाइड्रोजन की, तो ठीक है. और उसको हम अभी क्या है कि हम अभी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ना ही हम उसको जो है जो ग्रिड से निकल रही है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को. तो इससे अच्छा कि वो वेस्ट हो, जो हमारी जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, वो वेस्ट हो, उससे अच्छा हम उसको हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए ना यूज़ करना लगें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है. नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो हमारा अगले साल लॉन्च होना है उसमें गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारी वेस्ट चली जाती है जिसको हम स्टोर नहीं कर पाते उसका यूज़ करके हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, ठीक है. तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो भी कोल बेस्ड है, तो अगर हम बनाएंगे भी हाइड्रोजन तो वो हमारी ग्रे हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है. तो हमारे को जो खास बेनिफिट ही नहीं होगा, ठीक है, ईवी पुश का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा हमारे को फिर तो, ठीक है. हमारी अगर हम हाइड्रोजन का यूज़ कर देते हैं तो, ठीक है. अब इस कहा जा रहा है कि ईवी पुश हम जब करना चाह रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन व्हीकल्स क्यों हम यूज़ करें. तो अब इसका आंसर दिया है कि हाइड्रोजन व्हीकल्स जो खासकर बड़े ट्रक्स हैं या फिर जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि शिपिंग या फिर एयर ट्रैवल, उसमें हम हाइड्रोजन का यूज़ करना शुरू करें. जो छोटे व्हीकल्स हैं उसमें हम ईवीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्स या मोटर व्हीकल, इनमें हम जो है ईवी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो बड़े हमारे लॉन्ग हॉल ट्रकिंग है या फिर शिपिंग या एयर ट्रैवल है उसमें हम अपना हाइड्रोजन का अगर यूज़ करने लगें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. ग्रीन हाइड्रोजन. सो इंडिया इज होस्टिंग अ समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स. दिस समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड विद द ब्रिक्स नेशंस and they will be discussing regarding the potential of green hydrogen. So what is basically green hydrogen? So green hydrogen, how do you derive hydrogen generally? So you break water into hydrogen and oxygen to generate hydrogen. Okay, so how do you break the water? You use the electricity to conduct
the electrolysis on water, and hydrogen and oxygen are separated in the water. Okay, so if you are using renewable sources of energy to produce that electricity, which will be further producing the hydrogen from the water, then it will be green hydrogen. Okay, so there are basically three types of hydrogen. The first one is gray hydrogen. So in gray hydrogen, the electricity that you are using to break down the molecules of water, that electricity itself is made from the fossil fuels. So your thermal power plants, your coal powered plants, if you are using the electricity from those coal powered plants to generate hydrogen, then it will be gray hydrogen, because in that case you are using fossil fuels. But in case you are using fossil fuels to generate electricity, but you are capturing the carbon that is emitted out of these fossil fuels and storing it, in that case when you produce hydrogen, it will be called blue hydrogen. But if you are using the renewable sources of energy entirely to produce the electricity, and to further and use that electricity to produce hydrogen, it will be an entirely clean process. So that clean process will be green hydrogen. Okay, so why is it important? Why we are making a case for green hydrogen? The first is, it is a clean burning molecule. When you burn it, hydrogen combustion would not emit carbon. Okay, so it's a clean burning molecule. So, and the second argument is that we have renewable sources of energy which cannot be stored or used by the grid, so they are getting wasted away. Okay, so in that case we can use that renewable energy which is getting wasted to channelize that renewable that energy to produce hydrogen. Okay, so that is what precisely our government is planning to do in the hydrogen energy mission, which will be launched in the next few months. And there is also a case that India's electricity grid is predominantly coal based. Okay, so if it will continue to be so, okay, so we will be using the electricity for our electric vehicles. Okay, so EV will be powered by these coal based vehicles. Okay, so how can we utilize the green hydrogen? So green hydrogen can be used to power those vehicles, those big vehicles such as long haul trucks or shipping and air travel, which we cannot electrify. Okay, we cannot use electric ships, okay, at this moment, or we cannot use electric air travel. Okay, similarly we cannot use large scale or long haul trucks via EV. So we can make these hydrogen vehicles, because they will be powered by this hydrogen, and we will have a combination of EV and hydrogen powered vehicles. Okay, so that will be an optimum case, and it will yield maximum benefits to us. Okay, so let us move on to the next topic, which is integrated power development scheme. तो अभी 50 किलोवाट पीक सोलर रूफटॉप जो है वो अभी लॉन्च किया गया. अब ये किलोवाट पीक क्या होता है कि मैक्सिमम इतना तक ये डेवलप कर सकता है, 50 किलोवाट तक जो है वो इसकी नॉमिनल पावर है. तो ये सोलर रूफटॉप जो है वो इनॉग्रेट किया गया है सोलन में, हिमाचल प्रदेश में, अंडर कौन सी स्कीम? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम. तो ये स्कीम के बारे में देखते हैं. इसको जो है 2014 में लॉन्च किया गया था इस स्कीम को. अब इस स्कीम के तहत सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, फोकस रखना अर्बन एरियाज़ पर, कि अर्बन एरियाज़ में सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए. फिर मीटरिंग का इसके अंदर प्रोविज़न है कि मीटर जो है वो लगाए जाने चाहिए. ठीक है, आईटी इनेबलिंग करनी है इसके अंदर. ठीक है, जो हमारा पिछली एक स्कीम थी RARDRP, जिसका नाम था रिस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, उसके जो फंड्स हैं वो इस स्कीम में डाल दिए गए हैं IPDS के अंदर, कि IT इनेबलमेंट करनी है आपने पूरे पावर इकोसिस्टम की. ठीक है, फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और IT इनेबलमेंट ऑफ अर्बन टाउन्स. ठीक है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी आपने IT इनेबलमेंट करनी है. ठीक है, फिर इसके अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग का भी प्रोविज़न है. फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस देने हैं वो, ताकि जो उदय स्टेट्स हैं और सोलर जो हैं
वो अच्छी तरह से जो है उनकी जो AT&C लॉसेज हैं वो कम हो सके, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है नेट मीटरिंग के साथ जो है वो कनेक्ट करना है ताकि हम उनकी भी एक तरह से बिलिंग कर सकें, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंदर है। अब ये बेनिफिशियल कैसे है ये स्कीम? एक तो AT&C लॉसेज जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। फिर जो IT इनेबलमेंट से क्या होगा कि हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो हम रियल टाइम बेसिस पर भी कर सकेंगे और हम जो है उसमें घपले को रोक सकेंगे, ठीक है। फिर बिल्ड एनर्जी, क्योंकि हम मीटरिंग करेंगे, ठीक है, तो मीटर्ड कंजम्पशन की वजह से हमारी जो है वो कलेक्शन भी अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट भी आएगी हमारी एनर्जी की यूसेज में, ठीक है। लोग देखेंगे जब उनका बिल ज़्यादा आ रहा है मीटरिंग की वजह से तो उसका यूज़ जो है वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये RAP जो हमारी ये रिस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम था, वो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव था कि अप टू 15% लेवल तक हमको अपने AT&C लॉसेस को कम करना है और सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करना है, ठीक है। इसी का ही सिमिलर जो है इसको हमने अपग्रेड कर दिया, इस मिशन को हमने इस मिशन को इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम बना दिया है। तो ये अब जो न्यू है और इसके जितने जो पुराने वाले जो हमारे प्रोग्राम के फंड्स थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं इस वाली IPDS स्कीम में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम. So a 50 kilowatt peak solar rooftop has been inaugurated in Solan, Himachal Pradesh under this integrated power development scheme of Ministry of Power. Okay, so what is this scheme? So this was launched by the Ministry of Power in 2014 and it aims to strengthen the sub-transmission and distribution networks in our urban areas. So the focus here is urban areas and it wants to connect all the distribution transformers, feeders and consumers with metering. Okay, so that we can keep a track over the usage and we can focus on correct billing. Okay, and it wants to enable the entire power distribution and supply ecosystem with IT enablement. Okay, so this IT enablement will keep a live track and it will give you a real time status of the electricity consumption and the AT&C losses. Okay, and this there is a provision for underground cabling also. Okay, so this underground cabling will be promoted also, and this smart metering solution for Uday states will also be there is a provision for smart metering of solutions for Uday states also, and there is a provision for solar paneling of government buildings. Okay, and this net metering has also been added to this scheme so that we can save electricity and minimize our AT&C losses. Okay, so how this scheme will be beneficial? So this scheme will reduce our AT&C losses as I've discussed earlier, and it because we are going to enable this entire ecosystem with IT, we will audit and it will keep an eye over auditing and accounting of the entire power systems, and it will help us to reduce the losses of the discoms. Okay, and because of improved bill efficiency, bill energy based upon metered consumption, there will be improvement in collection and there will be improvement in collection efficiency. Okay, so as we have also discussed that this restructured accelerated power development and reforms program, all the funds which were allocated to this scheme because this scheme was launched in July 2008, all these funds have been transferred to this new scheme, and this scheme was meant to reduce the AT&C losses up to 15% level, and it wanted to upgrade the system of sub-transmission and distribution network of our discoms and power sector. Okay, so now let us see the next topic, which is Krivak class frigate. Okay, so what is this Krivak class frigate? So this Krivak class जो ये Krivak class stealth ship जो हैं, ये हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है रशिया से हमारे को हुई है, उसके साथ मिलकर हमने जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो बना रहा है इसको, ठीक है। अब इसको जो है 2026 में ये डिलीवर होएगी पहली शिप, और ये जो सेकंड शिप जो हम बना रहे हैं वो भी जो है उसके 6 महीने के बाद डिलीवर हो जाएगी। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। एक इंडिया और रशिया ने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था कि 4 ऐसी शिप बनाई जाएंगी, ठीक है, और 2 तो हम डायरेक्टली रशिया से प्रोक्योर करेंगे, लेकिन 2 जो है वो इंडिया में बनाई जाएंगी, ठीक है। फिर इंडिया जो है
उसमें उसने $1 बिलियन की एक डील साइन की थी रशिया के साथ, जो डायरेक्ट परचेज के लिए, ठीक है। फिर GSL जो है, जो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, उसने 500 मिलियन डील जो है वो एक रशिया की कंपनी के साथ साइन की थी, ताकि मटेरियल डिज़ाइन और स्पेशलिस्ट असिस्टेंस उसको मिल सके और वो लोकली इसको मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। इंडिया ने इससे पहले 6 क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स जो है वो ऑलरेडी जो है प्रोक्योर कर ली हैं, और इन फ्रिगेट्स को प्लान किया जा रहा है कि इसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के साथ आर्म किया जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। क्रिवाक क्लास फ्रिगेट, सो the keel of second frigate of additional Krivak class stealth ships have being built by the Goa Shipyard Limited has been laid down recently. So what does this mean, keel? So this keel laying is a ceremony in which you are basically inaugurating the manufacturing of a ship. Okay, so before you construct any ship, this keel laying is a ceremonial exercise which you start before the construction process is initiated. Okay, so this Krivak class frigate will be delivered in 2026, and the second ship will be delivered after 6 months from that period. Okay, so in 2016, India and Russia signed an intergovernmental agreement for 4 such frigates. 2 were to be procured directly from Russia and 2 were to be built by the Goa Shipyard Limited. Okay, so it was a $1 billion deal with Russia for the direct purchase, and GSL also signed a 500 million deal with Rosoboronexport of Russia, so that they can help the GSL with material design and specialist assistance for its manufacturing at local level. Okay, so India has already procured 6 Krivak class frigates, and this Krivak class frigates are poised to be armed with the BrahMos supersonic cruise missiles. Okay, so now let us see the next topic, which is summer solstice. तो जो 21 जून का दिन होता है वो हमारा समर सॉल्स्टाइस कहलाया जाता है, क्योंकि वो सबसे लंबा दिन होता है नर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको तो ये पता होगा कि क्या होता है समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, या ऑटम इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जिनको नहीं पता उनको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी वो ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे होता है जो जून 21 को, वो क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो सन है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्टली ऊपर होता है, ठीक है। तो आज आई थिंक कल 21 जून के टाइम जो दिन था, तो सुबह 9 बजे के आसपास जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर आ गया था सन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे जो है वो जून 21 को ही है, उसको हम समर सॉल्स्टाइस कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अर्थ आपको पता है कि सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री जो है वो एक तरह से टिल्ट है, ठीक है। तो उसकी 23.5 डिग्री जो टिल्ट है उसी की वजह से हमारे जो है अर्थ के ऊपर सीजन्स आते हैं, ठीक है। अगर ये टिल्ट ना हो तो हमारे जो है परमानेंट सेम सीजन रहेगा, ठीक है। जो हमारे पोल्स हैं वो परमानेंट जो है वो जमे रहेंगे, और जो हमारे जो इक्वेटर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अर्थ के टिल्ट होने की वजह से जो है मार्च से सितंबर का जो पीरियड होता है वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं, और जो है सितंबर से जो मार्च का पीरियड होता है और वहाँ पर हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो विंटर्स का एक तरह से टाइम आ जाता है, ठीक है। तो अब अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। तो 23.5 की टिल्ट की वजह से जो है नॉर्थ पोल जो है वो समर पीरियड के टाइम पर सन की तरफ को जो है वो झुका होता है, ठीक है। और जो साउथ पोल होता है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पर होता है, ठीक है, अर्थ के। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर गर्मी होती है नॉर्थ वाले रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो अब जो है अब सन तो नहीं घूमता है, ठीक है, अर्थ लेकिन इस तरह से घूमती है कि जो 21 जून का दिन आता है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो सन के सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से जो है 21 जून के बाद से एक तरह से सन जो है अर्थ का घूमना जो है वो मैक्सिमम पीरियड पे हो जाता है, मतलब मैक्सिमम जो है सनलाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाती है। उसके बाद से 21 जून के बाद से जो है सन की जो मूवमेंट है वो, मतलब ऑफ कोर्स वो अर्थ की मूवमेंट होती है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि सन की मूवमेंट है, वो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो सन की मूवमेंट जो है वो नीचे शुरू हो जाती है, दोबारा वो ड्रॉप जो है वो इक्वेटर पर जाना शुरू हो जाता है। इक्वेटर पर जब पहुँचता है तो सितंबर 21-22 का जो टाइम होता है, या तो मोस्टली सितंबर 21 का जो दिन होता है तब वो हमारे इक्वेटर पर आ जाता है, ठीक है। फिर जो है अर्थ जो है वो मूव होती है
आगे आगे मूव होती रहती है। तो दिसंबर 21 जब हमारे इधर सबसे ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है, तो तब क्या होता है, उल्टा हो जाता है सारा गेम। ठीक है, नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वो सन जो है वो पीछे हो जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन के बिल्कुल सामने आ जाता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ आ जाती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये अर्थ की एक्सिस की वजह से जो है, अर्थ की जो ये 23.5 डिग्री के जो एक तरह से जो है टिल्ट है, उसकी वजह से ये सीजन्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो है सॉल्स्टाइस का मीनिंग होता है सन स्टैंड स्टिल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन स्टैंड स्टिल होता है, तो जो है नॉर्थ पोल में वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, और आज ही के दिन जो है सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, अब आज के दिन जो है, एक तरह से 21 जून के जो दिन है, उस दिन जो है नॉर्थ पोल पर 30% हाइयर जो है वो जो एनर्जी रिसीव होती है सन की, एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सनलाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर जून 20, 21 और 22 को ही रिसीव होती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, समर सॉल्स्टाइस। सो yesterday on June 21, the northern hemisphere witnessed the summer solstice, which is the longest day of the year, and on that day the sun was directly over the Tropic of Cancer. And why the sun moves near the Tropic of Cancer? It moves to that position because the sun is tilted by 23.5 degrees. Okay, so this tilt is of 23.5 degrees. Because of this tilt, the seasons on the earth are witnessed. Okay, so during this summer period, which is the March to September period, the northern hemisphere is directly it is basically directly in front of the sun, and during this period we are witnessing the summer season. Okay, so in between September to March, so during that period our northern hemisphere will be away from the sun, and the southern hemisphere will be in front of the sun. So during that period we will be witnessing the winter season, and the southern hemisphere will be witnessing the summer seasons. Okay, so today itself, on the on 21st June itself, there will be winter solstice in the southern hemisphere. Okay, so this is a very simple topic which you may have studied in geography. So all this is happening because of the 23.5 degree tilt of the earth towards the sun. Okay, so on 21st June, the northern hemisphere receives the maximum amount of sunlight on during this period, during this June 20th, 21st and 22. And on the north pole there is maximum amount of energy which is received on the summer solstice than at the location of equator. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.